बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, जिनका आप लाभ उठाते हैं। किसान भाइयों, आपने ये दोहा तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़ते निशान। जी हाँ, हमारे किसान भाई बहनों काफ़ी मेहनत करते हैं, खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमें अनाज बड़ी ही आसानी से मुहैया हो जाता है। जी हाँ, कार्यक्रम कृषि दर्शन का भी ये हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम आप तक ऐसी ही जानकारी दें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज के इस अंक में हम ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादक 90% अनुदान पर ले सकते हैं मछली बीज, मुर्गी पालन से बेहतर लाभ लेने के लिए पालें उन्नत नस्ल दिव्यायन रेड। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला में दलहनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम और बायो फर्टिलाइजर दिया जाएगा, जबकि समेकित नाशी जीव प्रबंधन के लिए कीटनाशी और खरपतवार नाशी दवा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सब में सरकार की ओर से 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि तकनीकी सूचना केंद्र में 15 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों को 90% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभुक मछली बीज की निर्धारित कुल कीमत का 10% रकम भुगतान करके मछली बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मछली बीज उत्पादक अपने जिला के मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ मत्स्य बीज उत्पादन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है। किसान भाइयों, आप यदि उड़द और मूंग की खेती कर रहे हैं तो फल छेदक कीटों से फसल को बचाने पर ध्यान दें। यदि इस कीट का प्रकोप दिखे तो अनुशंसित मात्रा में इमिडाक्लोप्रिड दवा या लेम्डासाइलोथ्रीन या फ्लूबेंडामाइड दवा के घोल का छिड़काव करें। उड़द और मूंग फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं या कराटे दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं या फ्लूबेंडामाइड दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में फसल पर छिड़काव करें। जिससे आपके फली छेदक कीट 2-3 तरह के लगते हैं, उनके लिए आप एंडोक्साकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें या लेम्डासाइलोथ्रीन जो कराटे के नाम से मिलता है 1.5 ml जब आवश्यक हो तब करें, या फिर फ्लूबेंडामाइड 0.3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग करके आप एक छिड़काव जब आप मौसम साफ हो तब करें, क्योंकि इस टाइम में बारिश रहेगी। तो जब आपको लग रहा है कि 1-2 दिन अभी बारिश नहीं होगी, उस टाइम में आप छिड़काव करें तो आपका निश्चित रूप से जो कीट है कंट्रोल हो जाएगा। राज्य के आम ग्रामीण हो या किसान, आप मुर्गी पालन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मुर्गी पालन से बेहतर आय प्राप्त करने के लिए उन्नत नस्ल वाली मुर्गी दिव्यायन रेड, कावेरी, ग्राम प्रिया, वन राजा एवं कड़कनाथ पालें। झारखंड हमारे मुर्गी पालन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ की वातावरण जो है मुर्गी पालन के लिए आइडियल है। हम लोग दिखाई गया शतकरा उसको 80% लोग मुर्गी,
प्रतिशत लोग जो मुर्गी पालते हैं, लेकिन इसमें नस्ल जो रखता है सब देसी वाले होते हैं। किसान भाई उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो आपके लिए अच्छा वैरायटी वाले नस्ल लाइए और आप मुर्गी पालन करिए। आप बोलिएगा कौन सा अच्छा नस्ल है, पहले तो आपके पास आ गया दिब्बांडेड, दूसरा आ गया कावेरी, तीसरा आ गया ग्रामप्रिया, चौथा बनराजा और बहुत सारे हैं। उसका अलावा आपके पास कड़कनाथ भी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको दिब्बांडेड लेना है तो आप हमारे जो रामकृष्ण मिशन का मुराबादी में है वहाँ चल जाइए और वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और कावेरी भी मिलेगा, दिब्बांडेड भी मिलेगा, बनराजा भी वहाँ से मिल सकता है। तो ये चूज आप लाइए और इसको पालिए, आपको लाभ जो है प्रॉफिट ये 2 गुना 3 गुना। किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंडनट डिकोटिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों को कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की सहायता से जैविक उपचार करें। इसके लिए भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी टाइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। बंधक कीट और फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। फसल कटाई यानी कि धान की फसल की कटाई का समय आ चुका है, तो अब ज़रूरी है किसान भाइयों कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यानी कि कटाई करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, भंडारण करते वक्त किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो और हम इससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देते हैं इस फीचर के माध्यम से। किसान भाइयों, झारखंड में खरीफ मौसम में सबसे अधिक धान की खेती होती है। राज्य के ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं। धान की खेती में जितना महत्वपूर्ण धान फसल को सफलतापूर्वक उपजाना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसकी सही समय पर कटाई और भंडारण करना होता है। पहले बात करते हैं कटाई की। धान कटाई के लिए पककर तैयार हुआ है या नहीं, इसकी जांच करें। जांच के 2 तरीके हैं। पहला है, पौधों के डंठल पूर्ण रूप से पीले रंग के हो जाएं तो समझे धान पक गया है। दूसरा तरीका है दानों को दांत से काटकर परखना। धान पकने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र उसकी कटाई करें, वरना हवा से दाने झड़ेंगे और आपको कम उपज की प्राप्ति होगी। अब धान जो है वो कुछ ही दिनों में पक के तैयार हो जाएगी और अब जो है इसको कटाई करना है। कटाई करने के बाद इसको मड़ाई करना है, मड़ाई के बाद भंडारण करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी किसान के लिए, जब वो अपने खेतों से फसल को काट के अपने घर ले जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो किसान भाई ये समझ लें कि धान की फसल पक गई है, इसको आप कैसे समझेंगे, है ना। तो देखिए, धान का फसल जो है वो जब येलो पीले कलर का पड़ जाए उसका डंठल, है ना, और जब उसको ले कर के आप दाने को दांत के बीच में दबाएंगे तो आपको एक कट की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ये कट की ध्वनि बताता है कि आपका धान जो है अब खेत में पक गया है, अब इसको यथाशीघ्र आप यहाँ से काट के हटा लें। होता क्या है कि किसान के खेत में धान जो है बहुत पहले पक जाता है,
है ना, करीब 20-25 दिन पहले पक जाता है। लेकिन किसान भाई को उसका पता नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि अभी और थोड़ी देर खेत में छोड़ दें, है ना, थोड़ा और अच्छा से सूख जाएगा तब काटेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि नुकसान किसान भाई का ही होने लगता है। क्यों कि जब दाने पक जाते हैं और जब हवा चलती है तो वो दाने वहीं पर झड़ झड़ के खेत में गिरते रहते हैं। तो आप अच्छी फसल होने के बावजूद भी आपको जितना पैदावार खेत से ले जाना चाहिए था उतना आप नहीं ले पाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि धान के खेतों में जब वो डंठल पीली पड़ने लगे उस समय आप प्रत्येक दिन खेतों में जाएं, कहीं कहीं से एक दाना ले करके उसको दांत के बीच में दबाएं। जिस दिन आपको कट की ध्वनि सुनाई पड़ने लगे तो आप समझिए कि आपका धान का फसल तैयार हो गया है। अब उसको यथाशीघ्र काट लें। कटाई के बाद भंडारण से पहले धान को ठीक से तैयार कर लें। इसके लिए धान की मड़ाई करें, यानी पौधे से दानों को अलग कर लें। कृषि यंत्रों से मड़ाई करने के अलावे कई परंपरागत विधियां प्रचलित हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी विधि अपना सकते हैं। मड़ाई के बाद दानों को कम से कम 1 सप्ताह धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। धान में नमी रहने से कई रोग लग सकते हैं। अब तो आप धान काट लिए, हमारे किसान भाई स्कूल ले आए, लाने के बाद भंडारण से पहले तो आपको इसको दाने को अलग करना होगा पौधों से ना, तो उसको हम लोग मड़ाई कहते हैं। तो पहले तो आप या तो यांत्रिक विधि से या अपने जानवर से या आप अपने पैरों से या अपने हाथों से पटक कर, बहुत सारे तरीके प्रचलित हैं। आपके पास जो भी सुविधा हो उसके हिसाब से आप यथाशीघ्र दानों को धान के पौधों से अलग करें। बेहतर ये होता है कि समय बचाने के लिए और काम में तेज़ी लाने के लिए आप यांत्रिक विधि से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब जब धान को अलग कर लिया आपने, तब इसको कम से कम 5 से 6 दिन धूप में लगातार सुखाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धूप में सुखाने से क्या होता है कि उसमें जो भी नमी है वो उड़ के वहाँ से हट जाता है, निकल जाता है। क्योंकि अगर आप नमी युक्त दानों को आप भंडारण करेंगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारी बीमारियां लगेंगी और आपका सारा का सारा जो पैदावार है वो सड़ के नष्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहले कि धान के जो आपका जो ये निकला है, क्या बोलते हैं उसको, पैदावार जो मिला है आपको, तो पैदावार को पहले आप तैयार करें भंडारण के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पैदावार को तैयार करना भंडारण के लिए। दानों को सुखाने के बाद जब उसमें नमी ना रहे तब भंडारण की तैयारी करें। गांव में लोग पारंपरिक रूप से मिट्टी की संरचना में अनाज रखते हैं। यदि इसी तरह की संरचना में धान रखना हो तो उसके साफ सफाई और विसंक्रमण पर विशेष ध्यान दें। जब अनाज को उस संरचना में डाल दें तब उसे ढककर ढक्कन को मिट्टी के लेप से सील पैक कर दें ताकि बाहर की हवा अंदर ना आने सके और उपज सुरक्षित रहे। तो भंडारण के लिए क्या करेंगे? भंडारण गांव में मैंने देखा है या किसान भाई जो विधि अपनाते हैं वो है कि उनके पास मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी संरचना रहती है जिसमें वो धान को डाल करके और उसको बाहर से लेप देते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है। आपको ये करना चाहिए कि जहाँ भी आपको धान का भंडारण करना है वहाँ पे आप पहले जो भी उसमें भंडारण किए थे उसको पहले वहाँ से पूरी तरह से खाली करिए और उसकी लिपाई पुताई करिए। लिपाई पुताई आपको में क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा चूना, इन तीनों का मिश्रण बना करके उसको अच्छे से लेप देना है। लेपने के बाद उसको 3 से 4 दिन तक सूखने छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें धुआं करना है। धुआं किससे करना है? नीम की लकड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीम की लकड़ी में वो विषाणु को मारने की ताकत होती है उसके धुआं में। तो आप नीम की पत्तियों को, नीम की लकड़ियों को वहाँ पर खूब जलाएं और खूब धुआं करें, जिसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन। तो धुआं करने से क्या होगा कि जो अगर बाई मिस्टेक्स पहले से जो आपने जो वहाँ पे स्टोर किया है उसका कोई अंडा लार्वा वहाँ पे है तो वो सब वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका
तैयार हो गया वो जगह जहाँ पे आपको भंडारण करना है। कुछ वर्ष पहले फसल की बर्बादी पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हर साल भारत में लाखों क्विंटल अनाज कटाई के बाद खेत से भंडारण के बीच बर्बाद हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसान धान पकने के साथ ही कटाई, मड़ाई और भंडारण में तत्परता दिखाएं। इससे उपज की क्षति भी नहीं होगी और रबी फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करने में भी सहूलियत होगी। हम किसान भाई से यही कहना चाहेंगे, किसान भाई क्या करते हैं कि धान को जब काटने जाते हैं तो पहले तो काट के वहीं पर 7 दिन 8 दिन मेड़ पे छोड़ देते हैं, है ना। तो ये गलती ना करें। जैसे ही कटाई आपका कंप्लीट होता है आप तुरंत उसको वहाँ से हटा करके जहाँ पे आपको मड़ाई करना है वहाँ पर आप ले जाएं। फिर दूसरी गलती ये हमारे किसान भाई से होती है कि अब मड़ाई के लिए तो जगह पर ला दिया, लेकिन उसको फिर 15 दिन 20 दिन वहीं पर छोड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि अब बारिश का समय है, बहुत सारे चूहे उस पर अटैक करते हैं, बहुत सारे जानवर उस पर अटैक करते हैं, तो आपका खामखा ये जो सामान है वो बर्बाद होता है। तो कोशिश करें कि जब फसल पक जाए तुरंत काटिए, तुरंत उसको मड़ाई करिए और मड़ाई करके उसको भंडारण में ले आइए। किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताई गई बातों से स्पष्ट होता है कि धान की खेती से अधिकतम लाभ पाने के 4 मूल मंत्र हैं: सफल उत्पादन, सही समय पर कटाई, मड़ाई और सुरक्षित भंडारण। कुछ सप्ताह बाद धान तैयार हो जाएगा, तब आप धान की कटाई और भंडारण में इस जानकारी का लाभ लें। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मसूर की खेती कर रहे हैं, मगर हम हमेशा बताते हुए आए हैं इस कार्यक्रम में कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज भी पुरानी तरीके से खेती कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अधिक से अधिक मुनाफा नहीं प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अगर आप आधुनिक तरीके से यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आमदनी भी होगी और आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, ये जानकारी हम आपको देंगे और इस फीचर के माध्यम से चलिए हम ये फीचर देख लेते हैं। मानसून वापसी की ओर है। बरसात खत्म होते ही रबी फसलों की खेती की तैयारी शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, रबी मौसम में आप दलहन की खेती जरूर करें। दलहन न सिर्फ मनुष्य बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। रबी दलहन में मसूर की उन्नत खेती करें। मसूर इसलिए क्योंकि ये अन्य दलहनी फसलों की तुलना में सूखा और बारिश झेलने की अधिक क्षमता रखता है। दलहनी फसल के बहुत ही महत्व है हमको, क्योंकि इसमें अगर किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि ये हमारा जैसा प्रोटीन का मात्रा बढ़ा देते हैं। जो भी फूड आइटम हमको दाल वाला मिलता है ये हमारा जैसा एसेंशियल है, ऐसा ही हम इस मिट्टी सुधार के लिए बहुत ये करते हैं। इसमें मिट्टी का जो उपज क्षमता होता है इसको बरकरार रखते हैं, वो काफ़ी उपज में वृद्धि कराते हैं। परवर्ती जो फसल लगाते हैं उस पर भी बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए हमको मसूर, चना और मटर का खेती हमारा प्रमुख है। ज़रा में हम करेंगे तो इसमें हमारा मसूर पर भी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि ये अगर समय से बुआई कर दे, इसका तुलना में चना और मटर का तुलना किया जाए ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। मैंने मतलब ये सबको सूखा भी इसको कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकते और ज़्यादा बारिश में भी ये टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हमको लैंड प्रिपरेशन ज़मीन तैयारी हमको नहीं टाइम मिला तो हम धान काटने से पहले छीट के भी इसको हम खेती कर सकते, जो कि हमारा ऐसा ही खेत पड़ा रहता है। उसमें अगर हम लोग ध्यान दें, धान काटने से 15-20 रोज पहले हम अगर मसूर को छीट दे तो उसमें हमको काफ़ी उपज प्राप्त होता है। उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो जब हम धान को काटेंगे तो थोड़ा सा ऊंचाई पर काटेंगे, जैसे कि 1 फीट ऊंचाई पर काटेंगे तो ये हमारा जो मिट्टी में नमी है उसको बरकरार रखते हैं और फसल को अच्छा से उगाते हैं। तो मसूर के लिए स्पेशली हमको टाइम अगर मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक हम कर दे तो सबसे अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा, जो जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ अगर विल्ट का बीमारी रहता है तो थोड़ा सा लेट में अच्छा। ये सर्वदा ये नहीं है कि हम जितना जल्दी सोइंग कर देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ये नहीं है। हमको देखना चाहिए वहाँ कैसा है, तो स्थिति के अनुसार हमको करना है। ऐसा हम
जब भी मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर सकते तो बहुत अच्छा है। मसूर फसल की उपज बढ़ाने और उसे रोग एवं कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार 3 चरणों में करें। सबसे पहले बीजों को फफूंदनाशी दवा टेबुकोनाजोल से उपचारित करें। उसके बाद कीटों से सुरक्षा के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा से उपचार करें। अंत में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। अलग सिस्टम है जिसमें कि हम जब खेती करने जा रहे हैं तो हमको एक जो राइजोबियम कल्चर है इसको हमको ज़रूर साथ में रखना होगा, चूना साथ में रखना होगा। और हमारा जो अगर बायो फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं जीवाणु खाद, उसमें पीएसबी वगैरह अगर हमारा पास रहे कि क्योंकि झारखंड का मिट्टी मेनली अम्लीय होता है तो उसमें हम पीएसबी ये सब हम अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमको अच्छा क्वालिटी बीज हमको लेना है, अच्छा किस्म चुनना पड़ेगा। उसके बाद हम बीज शोधन करना है। बीज शोधन को जो हमारा तरीका है वो तो पहले हम फंजीसाइड जो दवा है उससे हम शोधन करेंगे। ये टेबुकोनाजोल अभी बहुत अच्छा है, उसको हम प्रति किलोग्राम बीज में हम 2 ग्राम ये दवा मिला के उसको शोधन कर लेना चाहिए। उसके बाद ये इस पर दिमाग का भी इफेक्ट होता है, कुछ कीड़ा मकोड़ा का भी इफेक्ट होता है, तो इसीलिए वो हम इमिडाक्लोप्रिड को 8 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से ट्रीट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जो कि दलहनी फसल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है वो राइजोबियम कल्चर। इसके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। 100 ग्राम गुड़ या चीनी आपको आधा लीटर पानी में अच्छे से बॉयल कर लेना चाहिए। फिर ठंडा जब हो जाएगा तब 1 पैकेट राइजोबियम जो है उसमें हमको घोल लेना पड़ेगा। ये 1 पैकेट राइजोबियम आधा एकड़ बीज के लिए हमारा सफिशेंट होता है। तो इसको क्या करेंगे, एक सोइंग के ठीक 1 दिन पहले शाम को अगर इसको बीज को अच्छा से मिला दे और उसके बाद हम सूखा ले, उसके बाद सवेरे उसको सोइंग कर सकते। मसूर के बेहतर उत्पादन के लिए मसूर के उन्नत प्रभेद वाले बीज लगाएं। किसान अपनी इच्छा अनुसार छोटा दाना या बड़ा दाना वाला उन्नत प्रभेद चुन सकते हैं। उन्नत प्रभेदों में उन प्रभेदों को प्राथमिकता दें जो अच्छी उपज देने के साथ साथ रोगरोधी हो और हाल के वर्षों में विकसित किया गया हो। किस्मों का बहुत पहले महत्व आ जाता है, क्योंकि यही आपका जो आपका क्लाइमेट है उसको सूटेबल होना चाहिए। तो ऐसा तो हमारा जो नया अभी आजकल है वो WBL 77 मतलब 77, इसका दूसरा नाम है मैत्री, और IPL 220 ये भी बहुत अच्छा है, रिसेंट वैरायटी है एकदम। और शेखर 4, शेखर 5, कुछ क्रीस करके भी वैरायटी है, ये सब हमारा रिसेंट है। ये इसमें हमारा जो रास लगता है, वील लगता है, ये उसका प्रोटेस्ट करने के अच्छा इसको बीट कर सकते। और पुराना जो हमारा वैरायटी है वो तो बहुत अच्छा है, वो रख सकते। अगर ये बीज हमको आपको नहीं मिला तो KLS 218, HUL 57, WBL 58 जो कि सुब्रत के नाम से जाना जाता है, ये भी कर सकते। ये भी बहुत अच्छा उपज देता है। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान उर्वरक प्रबंधन का होता है। मसूर की खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अनुशंसित मात्रा में दें। राइजोबियम और PSB कल्चर से बीज उपचारित करने से पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में सुगमता से मिलना सुनिश्चित हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम उसको करेंगे। खाद हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा चिराचरित प्रथा में हमको नाइट्रोजन खाद इसमें ज़्यादा देना नहीं, क्योंकि इसमें सिस्टम ही ऐसा है, लेगुमिनस क्रॉप है, इसमें जड़ में बहुत अच्छा से नोड्यूल बनता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो बोलते हैं जो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटाश, ये जो आपका है प्रति हेक्टेयर का दर से ये करना चाहिए। सीधा तौर पर 35 से 40 किलोग्राम DAP और 6 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हम बोल रहा है, और आपका 15 किलो
करीब पोटास का प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसको दे, चूना प्रयोग करें। और हमारा और एक देखना है, अगर पीएसपी जो बायो फर्टिलाइज़र है, फास्फोरस अवेलेबल है, उसको भी हम बीज के साथ उपचारित करेंगे तो हमारा फास्फोरस का जो ये बहुत फास्फोरस का ज़रूरत पड़ता है यहाँ, फास्फोरस और कैल्शियम का, तो ये सब हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा से आपको यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। 20 क्विंटल 22 क्विंटल तक आप जा सकते हैं अगर अच्छा से समय से खाद सही और किस्म सही से कर सकते तो आपको अच्छा। किसान भाइयों, रबी मौसम में मसूर की खेती जरूर करें। खेती करें तो मसूर की उन्नत खेती करें। मसूर की उन्नत खेती का गुर हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया। आप इसका लाभ लें और अच्छी उपज से अच्छा धन कमाएं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? हमारे विशेषज्ञ ने आपको कैसे बताया कि मसूर की खेती अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करें तो हमें किस प्रकार से लाभ हो सकता है, हम कैसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो जाते जाते किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप ज़रूर लाभ उठाएं। अगले अंक में हम ऐसी ही जानकारी देने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।